Hello students, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 16 September. So let's get started. यहाँ पर एक काम की न्यूज़ है, जैसा कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ मीटिंग भी हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि आपके यहाँ पर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स राइज कर रहे हैं आजकल ड्यू टू दिस प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। ओके, तो इसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोनों कंट्री के बीच में, तो इसी वजह से जो एफटीए को लेकर टॉक्स थी उनको फिलहाल के लिए पॉज कर दिया गया है। ऑलराइट, तो कनाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देयर इज कंसर्न ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन कनाडा, क्योंकि ये जो जस्टिन की गवर्नमेंट है इसको इंडिया सपोर्ट करती है एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की, जिसमें काफी डोमिनेंस है सिख पीपल का। ओके, जो कि थोड़ा प्रो खालिस्तानी है, इसलिए वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं आमतौर पर इंडियन एम्बेसी के अगेंस्ट, हमारे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट। कई बार वायलेंस के केसेस भी मिलते हैं, कई बार हमारे फ्लैग को डिसऑनर किया जाता है, इस तरह की चीजें। और ये सब कनाडा इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है, एंड इट सेज दैट वी अपहोल्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारी कंट्री का इंसल्ट होने देते हैं। ऑलराइट, तो इसको लेकर इंडिया ने कई बार ऑब्जेक्शन किया है, बट अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं उन्होंने ड्यू टू देयर पॉलिटिकल कंपल्शन। इसलिए वी हैव पॉज द नेगोशिएशन ऑन बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कनाडा टॉक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स इन कनाडा। Continuing it here, the nexus of such forces with organized crime, drug syndicates, human trafficking should be a concern for Canada as well. Alright, सिर्फ यहाँ पे बात प्रो खालिस्तानी की नहीं हो रही है। इस तरह की मूवमेंट चलाने के लिए आपको फंड्स चाहिए, और वो फंड्स आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम से, ड्रग सिंडिकेट से और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो ये तो कनाडा के लिए भी एक कंसर्न होना चाहिए। Now we have shared democratic values, respect for rule of law and strong people to people ties. सबसे ज्यादा अगर कनाडा में स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने दूसरी कंट्री से, तो सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं। Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, and freedom of peaceful protest. Now, recall the Article 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखी है। राइट, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये हमने अपनी पब्लिक को एब्सोल्यूट टर्म में नहीं दिए हैं, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और उसमें ग्राउंड्स भी, किस ग्राउंड पे हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ग्राउंड भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किए हुए हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एंड नाउ रिकॉल, देयर इज अ ग्राउंड फॉरेन रिलेशंस। ऑलराइट, इसके बेस पर भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कनाडा हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बोल बोलकर डिफेंड करता रहेगा इस चीज को, एंटी इंडिया एक्ट्स को। ऑलराइट, देयर मस्ट बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल ड्यू टू फॉरेन रिलेशंस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि अगर रशियन एम्बेसी है हमारे यहाँ, ऑलराइट, अब जैसे यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स आए थे, जो अपनी मेडिकल पढ़ाई जिनके बीच में छूट गई, सपोज यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स आए थे मेडिकल की पढ़ाई वाले, वो है तो हमारी सिटीजन। राइट, और आपको पता है कि अंडर आर्टिकल 19 हम लोग ये आर्टिकल सिर्फ इनको, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस, हम लोग ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ अपने सिटीजन्स को देते हैं। आर्टिकल 19 इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स। तो अगर ये हमारे जो स्टूडेंट्स वहां से आए यूक्रेन से, अपनी पढ़ाई खराब डिस्टर्ब हुई इनकी, अगर ये रशियन एम्बेसी के सामने जाके रशियन फ्लैग को इंसल्ट करने लगे, तो विल वी अलाउ दिस? नो, बिकॉज हम आर्टिकल 19(1) में आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। राइट, तो वी विल नॉट अलाउ दिस। तो इस तरीके से कनाडा को भी सिर्फ इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस तरह की इंसल्ट नहीं होने देनी चाहिए इंडियन फ्लैग की या इंडियन डिप्लोमेसी और एम्बेसी की। ऑलराइट, ट्रेड की बात करें तो इंडिया है कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एंड इंडिया हैज आल्सो बीन द सोर्स ऑफ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कनाडा में है $4.10 बिलियन, और इंपोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो बैलेंस है ऑलमोस्ट। ये सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा को, जेम्स, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स एंड सो ऑन।
इतना जरूरी नहीं है सब जानना। बस आप ये समझिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अगर हमारी कंट्री में है तो आपकी कंट्री में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ने प्रपोजल क्लियर किया है टू बाय 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स। Defense Acquisition Council cleared the proposal worth 45,000 crore to acquire 12 Su-30 MKI fighter aircraft and indigenous ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र है एक शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, रिमेंबर दिस, ओके, इंडियन एयर फोर्स के लिए। अब यहाँ पे आपके काम का है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। क्या होता है ये? तो इट इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप इन लॉन्ग डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड ग्रांट ऑफ AON डज नॉट नेसेसरी लीड टू फाइनल ऑर्डर। ओके, हमने सिर्फ बताई है कि हमारी एयरफोर्स को इतने फाइटर जेट्स की नीड है, अगर कोई कंपनी उसको फुलफिल कर सकती है, इसमें आना चाहती है, तो वो अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को दे सकती है, मगर ये जरूरी नहीं है कि हम एक्विजिशन करेंगे ही। कश्मीर में जो अटैक हुआ और जिसमें हमारे कुछ ऑफिसर्स शहीद हुए, उसको लेकर यहाँ पर बात है। क्योंकि देखिए 5 अगस्त 2019 वो डेट थी जब आर्टिकल 370 को हमने ऑलमोस्ट रिपील कर दिया। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आर्टिकल 370 इज स्टिल देयर, देखिए, बट इट्स फॉर्म हैज बीन चेंज। बट फिलहाल भी आप मान लीजिए कि चलिए अब ये सारा जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, वो स्पेशल स्टेटस उसके पास नहीं है। नो, उसके बाद ये गवर्नमेंट हमेशा प्रोपेगेट करती रही कि देखिए यहाँ पे सब कुछ अब नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल सी है, कोई सेपरेटिस्ट फीलिंग नहीं है, राइट, कोई स्टोन पेल्टिंग, कोई वायलेंस नहीं हो रहा, कुछ भी, ठीक है, कोई बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट रह रहे के बीच बीच में इस तरह के इंसिडेंट सामने आते रहते हैं। अगर जनरल वीके सिंह के टर्म्स में गए, जो लैंग्वेज उन्होंने कल यूज की है, तो उन्होंने कहा ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, काफी कैजुअली कहा, जो कि एटलीस्ट कम से कम उन शहीदों की फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंसल्टिंग वे है ये। ओके, एनीवे, तो ये सब क्लेम तो करते हैं हम, और उसके साथ साथ कि अब देखिए डेवलपमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और यूथ जो है उसमें पेट्रियोटिक फीलिंग इनकलकेट की जा रही है, पेट्रियोटिक फीलिंग्स, ऑलराइट, कि लोगों ने वहां पे तिरंगा लहराया, इंडिपेंडेंस डे मनाया, जबकि लोग कहते थे कि यहाँ पे तिरंगा कभी नहीं लहराएंगे हम, ठीक है, तो ये सब क्लेम किए जाते हैं। बट बीच बीच में ये जो रह के अटैक होते रहते हैं, इसका रीजन क्या है? मैंने कल आपको जब कश्मीर का मैप दिखाया था, तो मैंने इधर साइड वाला एरिया दिखाया था, ये इतना तो ऑक्यूपाइड है, ठीक है, यहाँ कहीं पीर पंजल रेंज है, ठीक, ये आपका जम्मू वगैरह रीजन, और नीचे पंजाब वाला। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, इधर जो कश्मीर वाला रीजन था ना, उधर हम लोगों ने बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, उन्होंने अपना बेस इस तरफ शिफ्ट कर लिया है, थोड़ा सा जम्मू और पंजाब रीजन की तरफ वो ज्यादा आ रहे हैं। आप याद कीजिए पठानकोट एयरबेस पर अटैक, ठीक है, तो पहला तो जरूरी है कि हम यहाँ पर अपना जो गार्ड है वो इम्प्रूव करें थोड़ा, ठीक है, इसको चेक करने के लिए यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रोकने पे ध्यान दिया जाए। दूसरा दूसरा कि एक तो ये अंडरग्राउंड टेररिस्ट अटैक एक्टिविटीज चलती है वो अलग है, एक ओवर द ग्राउंड ये जो सेपरेटिस्ट टाइप के लीडर्स होते थे, क्योंकि वहां के लोकल पॉलिटिशियंस एंड सो ऑन, इनको भी काफी हद तक इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया है। इनकी अब हिम्मत नहीं होती उतना ओपनली सपोर्ट करें। अब याद कीजिए पहले बुरहान वानी एनकाउंटर, उसके बाद बकायदा पब्लिक में पूरा उसका फ्यूनरल वगैरह अच्छे से किया गया, हजारों लोग इकट्ठे हुए, ये सब अब अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट वहां पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूथ थोड़ा रेडिकलाइज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। एनीवे, आर्टिकल पे आते हैं। The encounters with Pakistan-sponsored terrorists in the region immediately north and south of Pir Panjal range have been frequent. Okay, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। Army has lost several brave soldiers. August 5, 2019, Article 370 was amended. Okay, repeal नहीं लिखा उन्होंने, it was amended. And the situation in Jammu and Kashmir has been normalized with strong action against separatists, and the ecosystem of proxy war has been largely dismantled. Pakistan is attempting to reinvigorate them. अब इसके लिए हमने क्या किया? फर्स्ट, जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर का नेटवर्क था उसको हमने अफेक्ट किया, डिसमेंटल करने की कोशिश की। हमने ओवर द ग्राउंड वर्कर जो नॉर्मल लाइफ जीते थे बट इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते थे, फंड करते थे, पॉलिटिकली इनको थोड़ा सा बूस्ट करते थे, उनको वर्क किया। रिड्यूसिंग इन्फिल्ट्रेशन टू ए ट्रिकल, अब इन्फिल्ट्रेशन उतना नहीं होता जितना पहले हो जाता था,
कि सैकड़ों आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करके, अब उतना नहीं, कहीं दो चार आ गए बीच में तो आ गए। डायल्यूटिंग लोकल रिक्रूटमेंट को रोका है हमने, और प्रमोटिंग फास्ट पेस डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट होगी, यूथ के पास एक एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होंगे, जब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा तो वो इस तरह की चीजों में इंडल्ज नहीं होगा ज्यादा। Now, Pakistan has invested resources, time, energy, and manpower in the conduct of proxy war for over 30 years. So it is not going to give up so easily. ये भी obviously बात है. It just take break to reevaluate and seek fresh opportunities. Now, there was a downturn in violence leading to misunderstanding that the proxy war was all but over. लेकिन कश्मीर के टर्म्स में कहा जाता है the absence of violence is not normalcy. ठीक है, अगर वायलेंस अभी नहीं हो रहा है तो ये नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, उसका मतलब ये होता है कि कोई नई स्ट्रेटेजी डिजाइन की जा रही है। एनीवे, इन्फिल्ट्रेशन और लोकल रिक्रूटमेंट दो ही तरीके हैं जो ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में ही हमें काफी रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ना तो उस पार से लड़के आ पा रहे हैं कुछ का टेररिज्म फैलाने, और ना यहाँ से लोकल लड़कों को रिक्रूट किया जा रहा है। शिफ्ट इन टेररिस्ट एक्शन टुवर्ड्स जम्मू एंड पंजाब बॉर्डर्स, जो कश्मीर वैली थी उधर से इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है, बट इन्फिल्ट्रेशन इस तरफ से ज्यादा हो रहा है। यहाँ से नार्कोटिक्स वगैरह भी स्मगल किए जाते हैं, वेपन स्मगल किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स स्मगल किए जाते हैं। रिमेंबर दैट ड्रोन के थ्रू ड्रग सप्लाई की जा रही है बॉर्डर की तरफ। दिस बॉर्डर नीड्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग। The efforts to empower the youth have increased to great extent. Again, ways of employment, development, and so on. We must give it time and continue our efforts of outreach and promotion of patriotism. The national electronic media must also contribute to this through some positivity. Okay. मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट हमारे यहाँ मीडिया इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि उस पर जितना आप कहें कम कहें, जितना बोले उतना कम है। क्योंकि देखिए, पत्थरबाजी अगर होती भी है तो उसको आप एड्रेस कीजिए, वो करती है आमतौर से, पर उसमें प्रॉपर एक 5 बजे आगे प्राइम टाइम पे आप शो करने लगे पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज क्या है। ओके, तो ये इस तरह की लैंग्वेज ठीक नहीं है। इससे तो जो यूथ इन चीजों पे अट्रैक्ट नहीं होता वो भी सोचता है कि यार ये तो हम सबको, कुछ लोग अगर कर रहे हैं पत्थरबाजी तो ये तो हम सबको ही एक बराबर मानकर मेलाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह की चीजें मीडिया से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। मीडिया शुड बी बिट रिस्पॉन्सिबल इन यूजिंग दिस। एनीवे, लेट्स नेक्स्ट, बस यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज बाय 64% बिटवीन 2014 टू 22 एंड नाउ स्टैंड्स एट 9 करोड़। डायरेक्ट टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल हो, फर्म्स हो, कंपनी। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो सब, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड सो ऑन। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, वो तो सभी देते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ मिनिस्टर का आर्टिकल है, इसमें बस तारीफ ही तारीफ है आयुष्मान भव की। बट लेट मी टेल यू फ्यू पॉइंट्स जो हमने पहले भी न्यूज़पेपर में डिस्कस किए हैं, शॉर्ट कमिंग्स, क्योंकि आप पॉजिटिव तो हर जगह पढ़ लेंगे, वो तो आपके नोट्स में भी होंगे, बट शॉर्ट कमिंग्स भी हमने देखी है न्यूज़ आर्टिकल्स में। जैसे याद कीजिए कि एक ही मोबाइल नंबर से ओवर 9 लाख बेनिफिशरीज के कार्ड जोड़े गए थे। ओके, 9 लाख बेनिफिशरी कार्ड्स पर एक ही मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। ऑलराइट, तो मतलब सीधे सीधे फ्रॉड का केस आता है एक तो, ठीक है, फेक बेनिफिशरी। सिमिलरली ऐसे कई केस आए जहां पर हजारों लोग हु वर ऑलरेडी डेड, ठीक है, लेकिन उनके नाम पर भी अब तक क्लेम किया जा रहा था कि इंश्योरेंस दीजिए, पैसा दीजिए, ठीक है, ट्रीटमेंट का पैसे मांगे जा रहे थे। सो दिस वाज सेकंड इशू। थर्ड वाज केस ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। अगेन न्यूज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस सर। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पब्लिक को प्रॉपर समझाने के लिए कि आपको ये स्कीम है, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ पे डेलिबरेटली मिसगाइड किया जा रहा था और उनसे फीस मांगी जा रही थी, अराउंड 45,000 समथिंग इस तरह की फीस उनसे मांगी जा रही थी। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स गलत कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे ये लोग जैसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए। ये क्या करेंगे यहाँ पे, जन भागीदारी से जन कल्याण, राइट। ये प्रमोट करेंगे सोशल अकाउंटिंग, एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, एक्सेम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ जन भागीदारी से जन कल्याण। आयुष्मान सभा ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ये देगा लोगों को नॉलेज अबाउट कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए ये सब फालतू की बातें हैं, जब जस्ट शो ऑफ वाली, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट 60%, ऑलमोस्ट 60% बीमारियां इंडिया में जो हैं दे आर वाटर बॉर्न डिजीज।
जो कि साफ पीने का पानी ना मिलने से होती है। अगर आप अपने विलेजेस में साफ पीने का पानी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह की आयुष्मान सभा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब शो ऑफ एंड टाइम वेस्ट है लोगों का। राइट, सबसे पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है साफ पीने का पानी गांव-गांव पहुंचाने की। अगर आप उसमें फेल हो रहे हो तो फिर ये बुरी बात है। नाउ अब याद कीजिए, 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक आईएएस ऑफिसर की बात की थी, ओके, यूपी के एक गांव की। वहां पर उन्होंने पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया था और वहां के एमपी एमएलए को बुलाया नहीं, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। राइट, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पाइप जो उन्होंने डलवाए थे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, पहले वो लोग टैंकर्स पे डिपेंड थे, ये पाइप भी तोड़ दिए गए और फिर ये दिखा दिया गया कि ये तो कुछ एंटी सोशल लोगों के काम है। राइट, पर सच बात ये है कि दीज टैंकर माफियाज, ओके, क्योंकि 800 रुपए का एक टैंकर पानी वो लोग भेज रहे थे गांव में, तो ये टैंकर माफिया की हरकत होती है जिनको पूरा का पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप इतने साल से डेमोक्रेसी है कर रहे हो, आप उस गांव तक पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए, तो ये बहुत शर्म की बात थी। राइट, तो ये आप एक केस स्टडी लिख सकते हो। नेक्स्ट, आज इकोनॉमी के पेज में ऐसा कुछ काम का नहीं है जो हमें जानना हो, सो वी विल स्किप इट। यहाँ पे अगेन वो सब अलायंस में पिछले 2 दिन से आपको बता रहा हूँ, जो एक नेक्सस बनता जा रहा है। अब आज डिस्कस नहीं करूंगा उसको दोबारा, बस उसी नेक्सस में एक कंट्री का नाम और ऐड कर लीजिए, बेलारूस। ये भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि हम ज्वाइन कर सकते हैं मॉस्को के एफर्ट को टू रिवाइव एन ओल्ड अलायंस विथ योंगयांग। ओके, कोरियन वॉर के टाइम था ये अलायंस नॉर्थ कोरिया के साथ। यहाँ पे कल की न्यूज़ है, जो इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस C295 एयरक्राफ्ट, एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट होता है, उसको ऑर्डर किया था। ठीक है, तो बस इसमें यही जानना था कि हमने इसको स्पेन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, बाकी उसके अंदर की बातें मत जानिए, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं हम। ये जनरली क्या होता है जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, राइट, तो काफी सारी ऐश आसमान में फ्लाई करती है, घूमती रहती है काफी टाइम तक। इससे क्या होता है कि इस ऐश की वजह से जो एनवायरनमेंट में हो जाती है, इस वजह से जो आने वाली सनलाइट है वो उतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जब वॉल्केनो इरप्ट होगा तो जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो नीचे जाना चाहिए। राइट, और ये होता है मोस्टली अगर टेरेस्ट्रियल वॉल्केनो फटा है जमीन पर, तो ये चीज होगी। बट यहाँ पे हुआ क्या, एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ जो कि अंडर सी इरप्ट हुआ, समुद्र के अंदर। ठीक है, अब इसने क्या किया कि काफी सारा वाटर, बहुत सारा वाटर स्पेल कर दिया ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में, या एटमोस्फियर कह लीजिए, टू बी स्पेसिफिक स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, काफी सारा इसने स्पेल कर दिया। और आपको पता है कि जो वाटर वेपर होता है वो होती है एक ग्रीन हाउस गैस। अब ये वाटर वेपर क्या करेगा, आने वाली सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, और उल्टा वार्मिंग इफेक्ट देगा। तो ये अंडर सी वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ था उस वजह से उल्टा टेम्परेचर बढ़ गया है। जबकि अगर टेरेस्ट्रियल जो होते हैं मोस्टली उनसे एशेस निकलती हैं और सनलाइट कम पेनिट्रेट कर पाती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और तो यही इस आर्टिकल का क्रक्स है, वो यही बात कर रहा है। देखते हैं, एन अंडरग्राउंड वाटर वोल्केनिक इरप्शन ऑफ तोंगा इन द साउथ पैसिफिक लास्ट ईयर। इसकी वजह से ये मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा है, क्योंकि while most of the big blast cool the planet with a sun dimming haze, the eruption of Tonga, इसका नाम है हुंगा तोंगा हुंगा हापाई। ओके, इसने क्या किया, ऑलमोस्ट 60,000 ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल के साइज होते हैं, 60,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल साइज का वाटर स्ट्रेटोस्फियर में स्प्रेड कर दिया। एंड वाटर वेपर होती है एक तरह की नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, इसने हीट को ट्रैप किया और अल्टीमेटली पूरे ग्लोब के अक्रॉस टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब लैंड पे इरप्शन हुआ था, एग्जाम्पल पिनाटुबो जो कि फिलीपींस, ये नाम याद रख लीजिए यार, वो आजकल प्रीलिम्स में आपको मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। ठीक है, टोंगा में हुआ या पिनाटुबो फिलीपींस में हुआ तो कहाँ हुआ, ये सब पूछा जाता है आजकल। अ, तो इसने क्या किया था, जब लैंड पे हुआ था तो इसे डिम किया सनशाइन को, क्योंकि जो एशेस इरप्ट हुई उन्होंने सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होने दी, तो टेम्परेचर कूल हुआ ओवरऑल। Majority of volcano will have a cooling effect, but Tonga volcano is an exception to this rule.
Humanity's greenhouse gas emissions are overwhelmingly to blame and the contribution from the El Nino क्यों? क्योंकि ये वार्म कर देता है पैसिफिक ओशन को. Limits on the light reflecting pollution from shipping fuels and the volcanoes. Volcano activity is irregular, unpredictable and uncontrollable. Climate change might make eruptions more frequent in certain icy areas where weight of thick glaciers keep a lid on same volcano. A thaw could unleash eruptions. What do you mean to say कि ये जो आइस वगैरह से कवर है आज, अंटार्कटिक हो चाहे आर्कटिक हो ग्रीनलैंड हो, ये आइस का जो वेट है इस वजह से अभी शायद वो वॉल्केनो जो अंदर होंगे वो भी डोरमेंट है, बट जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो ये वॉल्केनो ऊपर आएंगे. ठीक है, और फिर अगर इनसे भी इरप्शन होने लगा तो अल्टीमेटली इरप्शन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज ये जो आइस मेल्ट कर रहा है ये शायद और नए चैलेंजेस हमारे सामने थ्रो कर सकता है. कल हमने जब इंडिया सऊदी के रिलेशन की बात की थी उसमें हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, वेस्ट कोस्ट मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट. ओके, जो कि ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करेगा 60 मिलियन टन पर एनम. ठीक है, क्रूड ऑयल लाएंगे उसको प्रोसेस करेंगे, फिर प्रोसेसिंग के बाद ही उसमें से पेट्रोलियम, डीजल, वैक्स, ऑयल, कैरोसिन सब कुछ बनता है. ठीक है, तो ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन था बिटवीन अरामको, सऊदी कंपनी है, अबू धाबी नेशनल कॉर्पोरेशन अबू धाबी से आती है, ठीक है, यूएई से, और इंडियन कंपनीज का एक कंसोर्टियम जिसमें 3-4 कंपनियां पार्टनर हैं. ऑलमोस्ट $50 बिलियन का प्रोजेक्ट था. लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत हैं. पहले शिवसेना ने कहा कि अगर हम ये प्रोजेक्ट तब एग्री करेंगे जब बीजेपी इस कंडीशन पर एग्री करेगी तो ही हम आपके साथ अलायंस करेंगे. ठीक है, बट वो अलायंस हो नहीं पाया. ओके, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया इनका. मतलब पॉलिटिकल बातें मैं आपके साथ यहाँ नहीं करना चाहता, बट ये प्रोजेक्ट 2015 में हमने शुरू किया था, 2018 में हमने एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट साइन भी कर लिया था, बट आज हम 2033 में हैं, बट ये प्रोजेक्ट स्टक हुआ पड़ा है. ठीक है, तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की वजह से कई प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते. दूसरा, पब्लिक पब्लिक में वो अवेयरनेस नहीं होती कि ये अपना लैंड इजिली दे पाए. ठीक है, इनका मानना है कि नहीं नहीं पहले तो आप यहाँ पे लगाओगे देख तो बहुत पॉल्यूशन होगा, और फर्स्ट रीजन. दूसरा कि हम अपना लैंड नहीं देना चाहते, बट वो ये नहीं देख पाते ओवरऑल कि इससे डेवलपमेंट कितना ज्यादा होगा आपकी लाइफ में. इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो बंगाल, आपको पता होगा कि पहले टाटा नैनो का प्लांट बंगाल में लगने गया था. ठीक है, उसमें ममता बनर्जी नहीं थी सीएम, तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट लेड किया था कि नहीं मैं नहीं लगने दूंगी, किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे. प्रोटेस्ट हुआ, टाटा ने नैनो प्लांट उठा के लगा दिया गुजरात में. ठीक है, अब 5 साल बाद जब इन दोनों जगह कंपैरिजन किया गया, बंगाल जहां पे सिर्फ किसानों को उन्होंने क्या कहा मैं 2,000 रुपए महीने आपको कंपेंसेशन भी दूंगी और आपकी जमीन भी वापस मिलेगी, चलिए आपको लीजिए आपका लैंड वापस, 2,000 रुपए महीने कंपेंसेशन भी ले लीजिए, खत्म हो गई बात. गुजरात में जब ये प्लांट गया ना तो एकदम ऑलमोस्ट 1,000 एकड़ ऑफ जमीन सरकार ने वहां पे दे दी पहले तो, फर्स्ट थिंग. दूसरा, जब नैनो का प्लांट लगा तो उसके बाद ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई छोटी छोटी. ठीक है, रियल एस्टेट्स डेवलप होना शुरू हो गए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज वगैरह डेवलप होना शुरू हो गए. ठीक है, और 5 साल बाद जब देखा गया तो यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा थी. ठीक है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ओवरऑल यहाँ पर. ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आई, और ये लोग बंगाल में जो थे ये सिर्फ 2,000 रुपए कंपेंसेशन लेते रहे और अपना लैंड लेके बैठे रहे. और सच बात ये है कि इनका जो लैंड था वो इतना अनफर्टाइल था कि वहीं के लोग कहते हैं कि हमसे बहुत गलत फहमी हुई कि हम पॉलिटिशियंस की बातों में आ गए. उस अनफर्टाइल लैंड से वो 40% तक की भी ईल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. सो दे वर द लूजर, ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट लेड बाय ममता बनर्जी दैट टाइम. ये संगूर प्रोजेक्ट था, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम था जगह का. ठीक है, जबकि गुजरात वॉज द नेट गेनर फ्रॉम दिस टाटा प्रोजेक्ट. और एक तो ये चीज यहाँ समझनी चाहिए रत्नागिरी के लोगों को कि इससे ओवरऑल कितना डेवलपमेंट आएगा आपके पास. क्योंकि देखिए एट द सेम टाइम हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास मेट्रो फैसिलिटीज आए. ठीक है, हम लोग हाइपर लूप ट्रेन की बात करते हैं, राइट, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की बात करते हैं, बट ये सब के लिए क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. और वो कहाँ से आएगी, हमारी मेजोरिटी इलेक्ट्रिसिटी या तो कोल से प्रोड्यूस हो सकती है या गैस से प्रोड्यूस हो सकती है. लेकिन जब आप इस तरह की रिफाइनरीज लगने ही नहीं दोगे जहां पे हम प्रोसेसिंग कर सकें क्रूड ऑयल वगैरह की, तो फिर कैसे काम बनेगा. और हमारे पास नहीं है ऐसे ऑयल रिजर्व नहीं है हमारे पास, लेकिन लाके सबसे बड़ी रिफाइनरीज हमारे पास है एशिया की. हम एक और ये सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं लोगों ने और पॉलिटिशियंस ने ही उसको फेल कर दिया है. कोशिश चल रही है अभी भी, बट फिर भी 2015 से कंसीव किया गया प्रोजेक्ट अगर अब तक ग्राउंड पे नहीं आ पाया तो उसके लिए प्रॉब्लम है. तो रत्नागिरी वॉज द चूजन साइट, बट यहाँ पर लोग अपना लैंड देने को एग्री नहीं हुए. ओके, 15,000
acres of land was required. Okay, so let's look at this. इस न्यूज आर्टिकल में क्या है? World's largest refinery complex. The project was proposed in 2015. India, the world's third largest consumer of crude oil, is expected to significant increase in demand for petroleum, fuel products and petrochemical over the coming year. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबकी हमें जरूरत है. एंड इवन हम चाइना को शायद क्रॉस भी कर जाएं एज लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड. अभी चाइना है सबसे बड़ा कंज्यूमर, शायद हम बन जाएं. इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट रिफाइनिंग कैपेसिटी टू 450 फ्रॉम करंट 250 MTPA, ओके, मिलियन टन पर एनम. एक ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनना चाहते हैं हम एंड स्टेप अप our petroleum products and petrochemical exports. रिफाइन होगा हमारे यहाँ तो फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे आगे, राइट? और उसमें कुछ तो मार्जिन प्रॉफिट इंडिया कमाएगा ही. क्योंकि देखिए सेम इज द केस विद दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स. नहीं है हमारे पास ज्यादा रिजर्व्स. मान लिया चाइना के पास रिजर्व्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसने अपने यहाँ की प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि चाहे वो रिजर्व माइन हो ऑस्ट्रेलिया में, चाहे हो कॉन्गो में, या हो अर्जेंटीना में, ठीक है, 90% ऑफ द प्रोसेसिंग होने जाता चाइना में ही है. तो वैसे ही कुछ हम करना चाहते थे कि आप चाहे ऑयल सऊदी अरेबिया में कर रहे हो, या फिर आप चाहे यूएई में करो, प्रोसेसिंग करने के लिए आपको इंडिया ही भेजना पड़ेगा रत्नागिरी में. ओके, तो हम एक हब बनना चाहते थे प्रोसेसिंग का, राइट? इसको कहते हैं अपस्ट्रीम. ये जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है और जो माइनिंग वगैरह होती है उसको कहते, सॉरी जस्ट उल्टा हो गया. ओके, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम. माइनिंग वगैरह जो करते हैं ऑयल निकालने के लिए, और फिर जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम. ऑलराइट, तो उनको भी एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन चाहिए था, और इससे अच्छा डेस्टिनेशन क्या होगा, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का, इंडिया, राइट? तो वो यहां पर लगाने के लिए एक्सेप्टेबल थे. Now, first, India is biggest and growing market for petroleum products. Second, offering prospects of increasing diversification. ठीक है, एक ही जगह पे उनको प्रोसेसिंग नहीं करनी है अपनी, थोड़ा अलग अलग जगह करनी है, ताकि एक जगह पे कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी जगह पर प्रोसेसिंग चलती रहे. क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया ना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट में रेट गिर गए तो बंद कर दो थोड़ा सा, फिर उसको दोबारा रिस्टार्ट करना और ज्यादा कॉस्टली पड़ता है. इसलिए आपने देखा होगा उस टाइम टेक्सास ऑयल एक न्यूज में था यूएसए की तरफ से, ठीक है, और ये पूछा भी गया था प्रीलिम्स में. इसमें क्या हुआ था कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि उल्टा पेट्रोल पंप वाले लोगों को पैसे दे रहे थे अपने पास से कि प्लीज आप ये उठा लीजिए यहां से, क्योंकि हम वहां पे प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, वरना उसको रिस्टार्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, तो लोग उल्टा पैसे दिए जा रहे, पैसे देकर डिमांड जनरेट की जा रही थी यूएसए में, जस्ट पिक दिस ऑयल. ऑलराइट, तो वही करना है कि उनका ऐसा ना हो कि उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी वहां पर है ऑलरेडी सऊदी अरेबिया यूएई में, कि वो तो ओवरफ्लो हो रही है, प्रोडक्शन रुक नहीं रहा है, तो अब कहाँ बेचें. तो इसलिए वो एक डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, चलिए इंडिया में भी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी फैसिलिटी बनाते हैं. एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, रिस्क मिटिगेशन बाय इन्वेस्टिंग इन द डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेगमेंट गिवन देयर हैवी रिलायंस ऑन द अपस्ट्रीम segment, right? Ensuring offtake of oil in a major market, and India depends on import for more than 85% of its crude requirement. Okay, so this was important. बाकी तो आई थिंक अब न्यूज़पेपर में और कुछ काम का नहीं है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. एंड अब से आपका न्यूज़पेपर मोस्टली इवनिंग में ही अपलोड किया जाएगा, ताकि आप दिन में अपनी आराम से अपना जो भी स्टैटिक सिलेबस वगैरह पढ़ना है आप उसको पढ़ के पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर को देखिए लेट नाइट में. Okay? दिन में डिस्टर्ब हो जाना न्यूज़पेपर या मॉर्निंग में, वो ठीक नहीं है. ज्यादा से ज्यादा अगर आपका हैबिट है तो आप सिर्फ एक बार उसका ओवरव्यू देख लीजिए, हेडलाइंस वगैरह, बट इन डिटेल आप उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए. सुबह आपका फर्स्ट 2 आवर्स शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर रिवीजन, जो आपने पिछले दिन पढ़ा है. उसके बाद अपने डेली टारगेट कवर कीजिए, उसके बाद फिर लास्टली आप नाइट में अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉलो कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव ए ग्रेट डे. कीप लर्निंग.